हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे नहीं, आज हम समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को सबसे आसान और जल्दी कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके प्रेजेंट करोगे टिप्स और ट्रिक्स के साथ। समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम तीन एक्टिविटीज को कवर करते हैं। पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड है फाइनेंस एक्टिविटी। तो फाइनेंस एक्टिविटी में आप कवर करते हो कि फंड्स कहां से अरेंज किया, जिसके लिए हम देखते हैं शेयर कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितने फर्दर शेयर्स इशू किए जिससे फंड्स कंपनी के पास आए, कैश का इनफ्लो हुआ। इसी तरह से कहीं से लोन लिया है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उससे भी फंड्स आएंगे। तो फंड्स कहां से अरेंज किया, वो फाइनेंस एक्टिविटीज है। उसको हमने कहाँ खर्च किया, वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो बिजनेस में यूज होने वाली एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स आपने खरीदी। या कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने की। नॉन करंट का मतलब जो लॉन्ग टर्म बेस पर आपने इन्वेस्टमेंट की, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, या कोई और बॉन्ड्स खरीदे, तो वो आपके क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। किसी को आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए मोर देन 12 मंथ्स के लिए, या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए, तो ये पैसा जो आपके पास आया था आपने कहाँ खर्च किया, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो बिजनेस आप चला रहे हो उससे रिलेटेड आपके खर्चे और इनकम, वो आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है और प्लस आपने जो करंट एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज की, वो आपको इसमें कवर करना है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे इसको कवर करें पूरे क्वेश्चन को, कोई ना कोई पॉइंट आप मिस कर जाते हो, तो ध्यान कैसे रखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वो आपको कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, जहां पर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है। या तो आपके पास नोट नंबर लिखा होगा, नोट नंबर लिखा है तो नोट्स टू अकाउंट में आपको उसकी डिटेल मिलेगी, जिसमें आपके पास होगा सरप्लस, जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। अगर वो करंट ईयर का दिया तो इट मींस ये आपका करंट ईयर का ही प्रॉफिट है। अगर आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों सालों के फिगर दिए हैं, तो क्या करोगे, तब आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें आपको जो प्रॉफिट दिखाया जाता है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। आज तक कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया जब से खुली है, आज तक का प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट से जो मिल रहा है वो एक्यूमुलेटेड है। तो प्रीवियस ईयर मान लेते हैं 1 लाख है और इस साल हो गया 1,20,000, तो वो जो 20,000 से इंक्रीज हुआ वो इस साल का प्रॉफिट है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने से आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। एक चीज पता चल गई। दूसरा, आपके पास जो नेट प्रॉफिट आपको मिला है बैलेंस शीट में, वो बैलेंस शीट में जो ट्रांसफर किया था प्रॉफिट, उससे पहले हमने बहुत सारे एप्रोप्रिएशंस किए। कुछ प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड बांटा है, और प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने एस्टिमेशन ऑफ टैक्स का काटा है। एस्टिमेटेड टैक्स प्रोविजन जो हमने किया उसको भी लेस किया। तो इन सभी चीजों को जो आपने माइनस किया था वापस से प्लस करना है, ताकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच सके, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने इस साल अर्न किया। तो हम चेक करेंगे कैसे, पहले रिजर्व्स के लिए देखते हैं। रिजर्व्स के लिए आपको चेक करने जनरल रिजर्व, या जैसे कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, या रिवैल्यूएशन रिजर्व है, या कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है, तो उनका बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस आपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उस रिजर्व में ट्रांसफर किया है और आप यहां पर उसको ऐड करोगे, राइट। अगर रिजर्व्स में आपके पास कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। कैपिटल रिजर्व कब इंक्रीज होता है, जब आप शेयर्स का चैप्टर कर चुके हो, फॉर फ्यूचर के टाइम पर जो पैसा बच जाता है
वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, या कोई कैपिटल एसेट से रिलेटेड आपका जो है वो आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। तो कैपिटल रिजर्व अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना। इसी तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस अगर इंक्रीज हुआ तो वो किस लिए इंक्रीज होता है? जब आप शेयर्स या डिवेंचर्स को इश्यू करते हो प्रीमियम पर, वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वो आपका प्रीमियम का पैसा है, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं जो आपने ट्रांसफर किया था सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो आपको ध्यान देना है कि कौन से अकाउंट से जिसमें हमने प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफर किया होगा उसे आपको प्लस करना है। इसके बाद सेकंड आता है डिविडेंड। अब जो डिविडेंड वाला पॉइंट है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कौन सा डिविडेंड ले? क्वेश्चन में दो चीजें दी होती है, एक प्रोपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर और एक होता है प्रोपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो प्रोपोज डिविडेंड का मतलब क्या है? प्रोपोज डिविडेंड जब भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शो करती है या जिस साल भी कहती है कि प्रोपोज डिविडेंड इतना है, मतलब वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। वो कह रही है कि इस साल हम ये डिक्लेयर करते हैं कि डिविडेंड दिया जाएगा अगर हमें अगले साल प्रॉफिट होगा। अगर हमें अगले साल प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आज का डिविडेंड जो आपने प्रपोज किया वो किस पर डिपेंड करता है? अगले साल के प्रॉफिट पर, राइट। तो इसी तरह से आपको यहाँ जो डिविडेंड आपने दिया है, अगर हम कह रहे हैं अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो कौन सा वाला क्या होगा? जो लास्ट ईयर आपने प्रपोज किया और इस साल अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो डेफिनेटली आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आपने जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर में किया उसको आपको ऐड करना है। अब आ जाता है कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों दिए हैं तो क्या करें? ध्यान से समझना। अगर आपके क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर 1,00,000 रुपीज और आपकी शेयर कैपिटल में दो कैटेगरी के शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स, तो जब आप प्रपोज डिविडेंड कह रहे हो कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं कर रहे कि ये इक्विटी वालों के लिए या ये प्रेफरेंस वालों के लिए, इट मींस दिस प्रपोज डिविडेंड इज फॉर बोथ द कैटेगरी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप उतना ही ऐड करोगे या पेमेंट दिखाओगे, राइट। आपको अलग से दोबारा से प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कैलकुलेट नहीं करना। अगर लिखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,00,000 प्रीवियस ईयर में, तो इसका मतलब आपने सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रपोज किया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैटेगरी आपके शेयर कैपिटल में है और उसका रेट जो उसके साथ मेंशन है उस पर आपको कैलकुलेट करना है डिविडेंड। कौन से अमाउंट पर? ओपनिंग अमाउंट पर। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है उस बैलेंस पर आप उसका डिविडेंड कैलकुलेट करोगे, राइट। अब तीसरी बात आ जाती है कि अगर मान लो कि यहां पर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर भी दिया है और इंटरिम डिविडेंड भी दिया है तो क्या करें? प्रपोज डिविडेंड दिया है और इक्विटी शेयर कैपिटल की ही आपकी एक शेयर कैपिटल है, एक ही कैटेगरी है, तो प्रपोज डिविडेंड आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया और इंटरिम डिविडेंड भी आपने उन्हीं को ही दिया। लेकिन जब बात आ जाती है दो कैटेगरी की, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों कैटेगरी हैं, तो क्या करेंगे? उस टाइम पर अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो, इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, इंटरिम डिविडेंड हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता। तो इंटरिम डिविडेंड अगर दे रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो इसका मतलब प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो हम उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देंगे। कौन से रेट से? जो रेट वहां पर मेंशन है। यहाँ पर क्लियर हो गया? आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कब किस तरह से प्लस करना है, माइनस करना है, कब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है, कब नहीं करना। नेक्स्ट आता है हमें टैक्स, टैक्स का प्रोविजन ऐड करना है। कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स? एक प्रीवियस ईयर का भी दिया है, एक करंट ईयर का भी दिया है, कौन सा वाला प्लस करें? बहुत कंफ्यूजिंग है ना। तो समझो, हम ये यहाँ पर करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, करंट ईयर वाला। क्यों? क्योंकि जो आपने अपने प्रॉफिट में से टैक्स का एस्टिमेशन किया है वो करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए किया है कि हमें इतना एस्टिमेटेड टैक्स जमा करना हो सकता है। तो ये करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का नहीं। प्रीवियस ईयर का तो आप टैक्स पे करते हो, राइट, जो कि आउटफ्लो होगा और वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंड में शो करते हैं। यहां पर जो हमने प्रॉफिट में से माइनस किया है आपको वो प्लस करना है, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। ये भी क्लियर हो गया? ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है।
राइट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड और टैक्स, इन सभी को कंसिडर करना है, इससे ज्यादा कुछ और होता नहीं है। यहां ये प्लस करने के बाद आपके पास जो आता है वो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन अब आपको चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मतलब वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस माइनस किए हैं, क्योंकि हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो हम नॉर्मल बिजनेस में अर्न करते हैं। तो अगर कोई ऐसा लॉस है जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, फायर, तो ऐसा कोई खर्चा या नुकसान जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया उसे हम वापस से प्लस कर देंगे। इसी तरह से एबनॉर्मल गेन जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम मिलना, लॉटरी इनकम, बैड डेट्स रिकवर होना, इनकम टैक्स रिफंड, ये सब वो इनकम है जो आपको हर साल नहीं होती, तो इसको हम लेस कर देंगे। जब ये प्लस माइनस कर दोगे तो आपके पास एंड में आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको यहां पर ये समझ में आ गई, एक लिस्ट दिमाग में सेट हो जाती है कि मुझे जब ये कैलकुलेट करना है तो बेसिकली मुझे किन किन टर्म्स को, किन किन आइटम्स को चेक करना है और उसको ही प्लस माइनस करना है। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आता है आपका, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बनाते हैं तो फर्स्ट चीज तो हमने कैलकुलेट कर दी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेक्स्ट आपको करना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, मतलब वो खर्चे जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की, या वो इनकम जिस जो कि आपको कैश में रिसीव नहीं हुई। ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। एक एक लिस्ट है, इसको आप नोट करते जाओ कि आपको यही चीजें देखनी है फटाफट, ताकि आपका टाइम नहीं वेस्ट हो कि नॉन कैश में क्या क्या होगा। आपकी टिप्स में होना चाहिए कि मुझे पहले देखना, चेक करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा, आपकी जो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर इनके बैलेंसेस प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हो रहे हैं तो यहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि ये डेप्रिसिएशन है, राइट। और अगर ये प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हो रहे हैं करंट ईयर में, इट मींस आपको यहाँ पर इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि आपने जो सेल या परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर उसके बाद आप उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सको। किस तरह से करेंगे वो मैं सब कुछ क्लियर करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, इंटेंजिबल एसेट्स, जहां पर हम गुडविल को शो करते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट। अगर वो बैलेंसेस प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हो रहे, मान लेते हैं कि लास्ट ईयर था 10,000 गुडविल का बैलेंस और इस साल हो गया 7,000, इट मीन्स वो 3,000 का जो डिक्रीज है वो आपने गुडविल को राइट ऑफ किया। राइट ऑफ किया तो वो क्या है, एक नॉन कैश खर्चा है, नॉन पेमेंट वाला। आपने पेमेंट तो बहुत पहले की थी, इस साल तो आपने इसको खर्चों में डाला। तो इसी तरह से आपको इस गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो आपने अमोर्टाइज की, इसको प्लस करना है। सेकंड आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ। डिबेंचर्स वाला चैप्टर आप कर चुके हो, राइट। तो अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इतने किए जो कि राइट ऑफ किए, वो आपको इंफॉर्मेशन होगी, उसके बेस पर आपको यहाँ पर वापस से प्लस करने, जो शुरुआत के खर्चे थे और वो हमने पहले सालों में किए थे, अब तो सिर्फ उस खर्चे को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये वापस से आपको प्लस करना है। इसी तरह से डिवेंचर्स अगर कंपनी ने इश्यू किए ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए में इश्यू किया, अलॉट किया, तो 10 रुपए का जो नुकसान है कंपनी ने कहाँ डाला, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जिसे वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालती है। अब ये खर्चा जो है, डिस्काउंट देना, एक तो नॉन कैश है, डिस्काउंट देते तो आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी है। दूसरा ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है, क्यों, क्योंकि डिबेंचर्स इशू करना आपका फाइनेंस एक्टिविटीज है, राइट। तो ये आपको वापस से प्लस करना है अगर आपने डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को इशू किया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होती है, राइट। तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये खर्चा मुझे वापस से ऐड करना है। इसके बाद आ जाती है बारी, इसी तरह से जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसी तरह से अगर यहाँ पर लिखा होता लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो भी आपको वापस से प्लस करना था। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा आ जाता प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो क्या करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स,
अकाउंट कौन सा अकाउंट है? वो अकाउंट जो आप बैलेंस शीट में शो करते हो नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में, वही शो करते हो ना। तो वो वाला अकाउंट आपका बैलेंस शीट का है। मतलब जब डिबेंचर्स को रिडीम करोगे उस टाइम आपको पेमेंट करनी है। अगर आपने डिबेंचर्स इस साल रिडीम किए हैं तो उसकी पेमेंट आप उसके साथ फाइनेंस एक्टिविटीज में दिखाओगे। वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका यहां पर वापस से एड बैक नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको अकाउंट के नाम से समझ में आना चाहिए कि कौन सा नॉमिनल अकाउंट है और कौन सा हमारा रियल या पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद गुडविल और पेटेंट में समझा चुकी हूं। नेक्स्ट अब आपको चेक करना है, जब ये तीन चीजें हो जाती हैं इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या आपकी कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है जिस पर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिया है। डिबेंचर्स है, जैसे डिबेंचर्स कहा कि 10% डिबेंचर्स है हमारे 1 लाख के, तो उस पर डेफिनेटली आपने इस साल का इंटरेस्ट दिया होगा, और इंटरेस्ट दिया होगा तो कहाँ डाला होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो खर्चा जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो वापस से प्लस करेंगे, क्योंकि डिबेंचर्स को इश्यू करना और डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना फाइनेंस एक्टिविटीज है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। अगर शॉर्ट टर्म आपने लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट या कुछ भी लिया, तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट दिया है यहाँ पर, या आपको इंफॉर्मेशन दिया, इंटरेस्ट पे किया, तो वो आपको वापस से ऐड करना है। ये होने के बाद आप चेक करोगे कि क्या ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई एसेट को बेचा। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर प्रीवियस ईयर में आपकी इंटेंजिबल एसेट या टेंजेबल एसेट इंक्रीज हो रही है, इंटेंजिबल एसेट्स भी इंक्रीज हो सकती है और टेंजेबल एसेट्स भी इंक्रीज हो सकती है, और साथ में आपको इंफॉर्मेशन सेल की भी दी है। तो सेल वाली इंफॉर्मेशन में अगर आपका लॉस हुआ, एसेट को बेचते हुए लॉस हुआ, मान लेते हैं 1 लाख की बिल्डिंग को आपने 80,000 में बेचा, तो 20,000 का जो लॉस है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। लेकिन वो लॉस जो हुआ वो आपका नॉन कैश आइटम है, उस लॉस के लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ी, खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, तो हम इसे वापस से प्लस करेंगे। एक तो नॉन कैश है, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग भी है, क्योंकि एसेट को खरीदना या बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट जरूरी नहीं है हम राइट ऑफ ही करते हैं, गुडविल या पेटेंट को हम बेचते हैं और बेचते हुए अगर आपको लॉस हुआ तो वो भी आपको प्लस करना है। या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसको खरीदते बेचते हुए आपको लॉस हुआ, वो भी आप प्लस करोगे। लास्ट कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है? कितने पॉइंट्स हो गए? 6 पॉइंट्स हो गए। और 7th पॉइंट जो आपको याद रखना है, टिप पे रहना चाहिए, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपको दिया है और वो पिछले साल से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो इट मीन्स आपने एक्स्ट्रा खर्चा डाला, आपने पहले से प्रोविजन और बढ़ा दिया, तो वो जो इंक्रीज किया, जितनी अमाउंट आपने इंक्रीज की, मान लेते हैं लास्ट ईयर था 10,000 और इस साल आपने कर दिया 12,000, तो जो 2,000 से इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपका खर्चा है, वापस से ऐड करोगे। राइट? यहां तक समझ में आ गया? अगर यही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा डिक्रीज होता तो क्या करते? पिछले साल होता 10,000 और इस साल 8,000, तो क्या हो जाता? हमने वो खर्चा अपना घटा दिया। तो याद है ना, जब न्यू प्रोविजन कम है और ओल्ड प्रोविजन ज्यादा, तो वो हमारी इनकम है, और इनकम को हमने कहाँ डाला होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वापस से हम इसको लेस करेंगे। ये तो थे ऐड करने वाले आइटम। इसी तरह से आपको लेस क्या क्या करना होगा? नॉन कैश आइटम में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको लेस करनी है, या नॉन ऑपरेटिंग आइटम में? इंटरेस्ट इनकम। जैसे आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट दिया होगा, उसी तरह से आपको इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो आपने P&L में क्रेडिट साइड पे लिखा, तो वो इनकम आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, तो हम वापस से लेस कर देंगे। डिविडेंड इनकम, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उस पर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, लेस करोगे। रेंटल इनकम, अगर आपने अपनी प्रीमिसेस को रेंट पर दिया है तो उसका रेंट भी आप वापस से लेस करोगे। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो ये 4 आइटम। लास्ट में गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
जैसे लॉस को हमने ऐड किया, इसी तरह से किसी एसेट को बेचते हुए अगर आपको प्रॉफिट हुआ, डेफिनेटली वो इनफ्लो है। 1 लाख की चीज को अगर आपने 1,20,000 में बेचा, तो 20,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इनफ्लो है। लेकिन वो आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्यों? क्योंकि एसेट को बेचना या खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, तो हम लेस कर देंगे। ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो आपको मिलता है, जो अमाउंट आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें इसमें क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने आपको जैसे कहा था, एक तो प्रॉफिट आपको चेक करना है, दूसरा किस पर आपको कंसंट्रेट करना है? करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स। क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस करने पर आपकी करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स ही इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज को समझते हैं। अगर करंट लायबिलिटीज प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हुई तो क्या होगा? लास्ट ईयर मान लेते हैं आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपकी यहाँ पर कवर नहीं होगी करंट लाइबिलिटीज। मैंने जैसा कहा कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दोनों ही बोरिंग्स आपकी फाइनेंस एक्टिविटीज है, क्योंकि यहाँ से हम फंड्स अरेंज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स या अदर करंट लाइबिलिटीज की। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आपका यहाँ पर कवर नहीं होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपकी बेसिकली 2 चीजें आती है, एक तो आता है प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बचा क्या? ट्रेड पेबल्स या अदर करंट लायबिलिटीज। तो इन दोनों को आपको चेक करना है कि ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस आपने एक तरह से सामान उधार पे खरीदा। जब आप किसी से सामान उधार पे खरीदते हो, इन काइंड ही सामान लेकर आ रहे हो, तो वो क्या है? वो क्या है? इनफ्लो है। इनफ्लो, एक तरह से आपने सामान बिना पैसे दिए ही खरीद लिया, तो एक तरह से आपने लोन लिया, ये इनफ्लो है। अगर आपने जो लाइबिलिटीज है उसमें डिक्रीज आया, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में आपकी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब क्या है? आपने उन लाइबिलिटीज की पेमेंट की है। पेमेंट करोगे तो क्या करोगे? लेस करोगे। पेमेंट करोगे तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। याद रहेगा, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो इनफ्लो है, डिक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो है। डायरेक्ट रिलेशन है। इंक्रीज मतलब आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो मतलब जा रहा है। करंट एसेट का इससे उल्टा है। आप खुद सोचो, अगर हम करंट एसेट की बात करें, अगर हम कोई एसेट को खरीदते हैं, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, इट मींस हम आपने एसेट को खरीदा। एसेट को खरीदोगे तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। पेमेंट करोगे, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स मींस आउटफ्लो हुआ, लेस करोगे कि हमने फंड्स को यूज किया। इसी तरह से अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, तो उसका मतलब है कि आपने अपनी एसेट को बेचा। बेचा तो पेमेंट रिसीव की, रिसीव की तो इनफ्लो हुआ, ऐड करोगे। तो करंट एसेट्स के केस में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स है। अगर आपकी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है मतलब आप ऐड करोगे, और इंक्रीज हो रही है तो आप लेस करोगे। करंट एसेट्स में आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कवर किस किस को करना है? सबसे पहले याद रखना, करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं शो की जाती। करंट एसेट्स आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवर्स और आपकी अदर करंट एसेट्स यहां पर शो की जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, जहां पर आपने फंड्स किसी को लोन पर दिए। ये करंट एसेट यहां पर कवर नहीं होगी। जो गलती आप जनरली कर देते हो वो गलती नहीं करनी। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहां पर आएंगे? ऑपरेटिंग में नहीं आएंगे। बोरोइंग्स है तो फाइनेंस में, और लोन्स एंड एडवांसेस है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये प्लस माइनस करने के बाद जो आपके पास आएगा वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, जिसमें से अब हम लेस करेंगे क्या? जो हमने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया। वो कैसे पता चलेगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में इसकी डिटेल दी होती है। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन की डिटेल नहीं दी, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसको प्रोविजन फॉर टैक्स ही लेकर के चलना। मान आप दोनों में से कुछ भी सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स भी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक लास्ट में नोट जरूर लिख देना
कि वी आर एज्यूमिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन एज प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपका क्वेश्चन उसी हिसाब से आप अटेम्प्ट करना। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मान करके कर रहे हो तो जो करंट ईयर का था वो तो हमने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के टाइम पर प्लस किया था। प्रीवियस ईयर का जो टैक्स का प्रोविजन आपने किया वो आपने इस साल पे किया होगा, उसी को आपको यहाँ पर लेस इनकम टैक्स पेड करके शो करना है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का आपने प्रोविजन किया उसकी पेमेंट तो आप करंट ईयर में करोगे ना। बुक्स को आपने क्लोज किया 31 मार्च को, जब आपको प्रॉफिट पता चला आपने टैक्स कैलकुलेट किया और उसको जमा करोगे तो वो नेक्स्ट डेट तक पहुंच जाएगा, जिसे हम 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक हम जमा करते हैं, तो वो करंट ईयर में आ गया। प्रीवियस ईयर का आपने टैक्स करंट ईयर में पे किया, वही आपको यहाँ पर लेस करके दिखाना है क्योंकि इससे आउटफ्लो हुआ। लेकिन अगर इसी साल आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड मिला है तो आपको नेट अमाउंट से यहाँ पर प्लस माइनस करना है। अगर टैक्स पेड ज्यादा है तो लेस करोगे, और अगर रिफंड ज्यादा है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो ये, जब फिगर आपके पास तीन तीन अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स आपके पास है लास्ट ईयर का 1,40,000 और इस साल का 2 लाख, और दिया है आपको कि हमने इस साल टैक्स पे किया है 1 लाख। अगर हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास प्रोविजन होता है वही हम पे करते हैं और उसी को आपको यहां पर से लेस करके शो करना है, लेकिन यहां पर 1 लाख की पेमेंट की बात की जा रही है, इट मीन्स कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो आपको ध्यान से समझना है, जो यहाँ पर पेमेंट किया है वही आपको लेस करके वहां पर शो करना है। तो अगर ये 1 लाख की पेमेंट है और ये दोनों फिगर भी अलग है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होगा। जब भी ये तीनों फिगर अलग है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अकाउंट बना करके चेक करो कि फिगर में चेंज कहाँ आ रहा है। तो लाइबिलिटी है ये, तो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे क्रेडिट साइड पे 1,40,000, करंट ईयर का लिखोगे 2 लाख डेबिट साइड पर। इसके बाद हमने पेमेंट कर दी, टैक्स की पेमेंट की, इस वाले टैक्स की पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डेबिट साइड पे लिखोगे 1 लाख। अब डेबिट साइड का टोटल तो हो गया 3 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल 1,40,000। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जो आपने इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स किया, वो प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,60,000। 1,60,000 है इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन हम क्या कहते हैं कि करंट ईयर का आपको प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है। अब करंट ईयर में तो आपका यहाँ पर फिगर लिखा है 2 लाख, क्या हम इसको 2 लाख ले लेंगे, नहीं। इसीलिए आपको अकाउंट बना करके चेक करना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर आपका जो करंट ईयर का है वो 1,60,000 है, 2 लाख नहीं। तो इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। बस अकाउंट बनाते हुए ये ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। बाय मिस्टेक मैंने ये लिख दिया है तो इसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर हमारी ये सब चीजें पूरी हो गई, टैक्स पे हमने कर दिया। तो उसके बाद आपके पास क्या आ गया, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अब आपको क्या करना है, जो आपने वो स्टार्टिंग में एबनॉर्मल इनकम और लॉसेस को प्लस माइनस किया था उसको हम वापस से यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे। जो एबनॉर्मल इनकम आपने लेस की थी वापस से ऐड कर दो, और जो आपने एबनॉर्मल लॉसेस ऐड किए थे उसको लेस कर दो। तो एक्चुअल अब आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब इस एक्टिविटी को करते हुए हमने कैश की पेमेंट की है, कैश को यूज किया है, कैश का आउटफ्लो हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट एक्टिविटी अब आपको जो बनानी है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या कवर करेंगे कि एसेट को बेचा तो हमें कितना पैसा मिला। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग को बेचा 80,000 में, तो 80,000 रुपीज जो आपको रिसीव हुए दैट इज इनफ्लो, वही आप इनफ्लो दिखाओगे। यहाँ पर 20,000 का अगर आपको लॉस हुआ है तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। आपको तो बस ये दिखाना है कि मुझे एसेट को बेच करके कितना पैसा मिला, इनफ्लो कितना हुआ। अब वो चाहे आपकी इंटेंजिबल एसेट हो, टेंजिबल एसेट हो, या आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, तो इनमें से जो भी आपने एसेट को बेचा
जितना सेल प्रोसीड्स आपको मिले वही आपको यहाँ पर कवर करने। इसके बाद इससे रिलेटेड आपके पास इनकम क्या हो सकती है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, कहीं डिबेंचर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे हैं, तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किया वो इनफ्लो है, प्लस करोगे। रेंट रिसीव किया था वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ पर प्लस करोगे। वहां पर आपने लेस किया था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसी तरह से आउटफ्लो क्या हो सकता है, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर और एसेट परचेज की, एसेट परचेज करने पर पेमेंट की है, तो वो आप सारी एसेट्स जो जो परचेज की वो आउटफ्लो होगा। तो जो प्लस माइनस करने के बाद रिजल्ट आया वो आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर पॉजिटिव है, और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर आपने नेगेटिव आंसर है तो इसका मतलब पेमेंट की है, यूज किया है। जनरली आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बेचने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो आपका ये नेगेटिव, मैक्सिमम ऑफ द केसेस आपको ये नेगेटिव ही मिलेगा। अब कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि हम जो सेल परचेज एसेट की दी है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो कोई भी एसेट दी है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा ओपनिंग, और क्लोजिंग बैलेंस होगा आपका क्रेडिट साइड पे। आपके पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है आप उसके अकॉर्डिंग चलो। जैसे कि यहां दिया है कि हमने 1 लाख रुपए की मशीन दी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब, या बुक वैल्यू लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब वो आज की डेट की वैल्यू कर रहा है। कॉस्टिंग का मतलब इस अमाउंट से हमने इसको खरीदा था, लेकिन आज की डेट में इसकी वैल्यू 40,000 है, जिसे हमने 70,000 रुपीज में बेचा। अगर कोई चीज 40,000 की है उसे 70,000 में बेचोगे तो इट मीन्स 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और एसेट को बेचते हुए प्रॉफिट आपको कहां दिखाना है, डेबिट साइड पे। जो पैसा मिला, जो सेल प्रोसीड्स मिली एसेट को बेच के, वो आपका आएगा कहां पर, क्रेडिट साइड पे। कि मैंने ये एसेट बेची, इसका पैसा मिला 70,000 और यहां से इतना प्रॉफिट। जब हम किसी एसेट को बेचते हैं तो वो अब आपके पास एसेट नहीं रही, तो उतनी अमाउंट की आपको एसेट यहां से हटानी होगी, क्योंकि जो एसेट नहीं रही तो वो हटाएंगे तभी तो हमारे पास एक्चुअल पोजीशन आएगी कि क्लोजिंग में हमारे पास वही एसेट्स है ना जो हमारे पास है एट प्रेजेंट, कोई फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं है। तो आपको उतनी अमाउंट की एसेट हटानी होती है। तो हमारी 40,000 की वैल्यू की एसेट थी, तो ऑटोमेटिकली देखो 40,000 रुपीज ही माइनस हो रहे हैं। 70,000 माइनस यहाँ पर 30 हो गया, तो 40,000 से आपकी एसेट माइनस हो गई, तो उतनी अमाउंट आपको हटानी होगी। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन लगाया वो आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। तो अब आपको पता चलता है कि क्रेडिट साइड का तो टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है। तो इसका मतलब इसका ड्यूरिंग द ईयर आपने और एसेट परचेज की है। अब जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ वो ये, मान लेते हैं इसमें से कोई एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो आप जज कैसे करोगे कि ये होगा या ये होगा। अगर आपका डेबिट साइड की टोटल का डिफरेंस है, तो डेबिट साइड के टोटल के डिफरेंस में दो चीजें हो सकती है, या तो एसेट को बेचते हुए प्रॉफिट, या दूसरी एसेट आपने परचेज की। अगर आपके पास परचेज की डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, और डेबिट का डिफरेंस आ रहा है, तो इट मींस आपने जो एसेट बेची उसका ये प्रॉफिट की फिगर है, राइट। दूसरा, अगर क्रेडिट साइड का डिफरेंस है, तो क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस है तो क्या चीजें हो सकती है, एक तो आपका हो सकता है उस एसेट को बेचते हुए आपको कितना पैसा मिला, या उस एसेट को बेचते हुए आपको कितना लॉस हुआ, या डेप्रिसिएशन। इन तीन चीज में से एक चीज होगी। तो अगर दो चीज दी हुई है, डेप्रिसिएशन दिया है, आपको पैसा कितना मिला, ये दो चीजें हैं, तो तीसरी चीज क्या होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, राइट। इसी तरह से अगर आपके पास डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है, लॉस की फिगर है, लेकिन कितना पैसा मिला ये नहीं दिया, तो इट मीन्स जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या है, सेल प्रोसीड्स है। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि मिसिंग वैल्यू मेरी यहाँ पर आ क्या रही है, मुझे इसको लेना क्या है।
तो सबसे बड़ी जो गलती आप कर देते हो, कई बार भूल जाते हो, तो यहाँ पर इस चीज को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए आपको बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज को चेक करना है। शेयर होल्डर्स फंड में आपकी जो शेयर कैपिटल दी है, या तो डायरेक्टली यहां पर दिया होगा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो अगर मान लेते हैं प्रीवियस ईयर में 10 लाख थी और इस साल हो गई 12 लाख, तो जो 2 लाख से इंक्रीज आ रहा है आपके शेयर कैपिटल में, वो क्या है, आपने फर्दर शेयर्स इशू किए। और अगर आपको नोट्स टू अकाउंट में कहा है देखने को, तो वहां से डिटेल देख करके फिर आपको इंक्रीज और डिक्रीज लिखना है। फिर आपको देखना है कि कौन कौन से शेयर्स हैं, किससे आपने इशू किया और किसको रिडीम किया। तो ध्यान से करना है, यहां से डायरेक्ट फिगर नहीं उठानी अगर नोट्स टू अकाउंट आपको नंबर दिया है तो इनफ्लो अगर शेयर्स इशू किए हैं तो इनफ्लो हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई बोरोइंग्स है वो लास्ट ईयर से इंक्रीज हो रही है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपके पास इनफ्लो आया। इसी तरह से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो भी आपने अगर इंक्रीज हुई है तो इनफ्लो हुआ। अब जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं उनको समझो कि क्या कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन होती है कि कई बार शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, 10 लाख से 12 लाख हो गई, और साथ में ही आपको क्वेश्चन में डिटेल दी है कि कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं, बोनस शेयर्स अलॉट किए हैं। तो जब बोनस शेयर्स कंपनी अलॉट करती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट के केस में आपके पास इनफ्लो नहीं आता, तो उस केस में आप इशू ऑफ शेयर्स को यहां पर कवर नहीं करोगे। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो कैसे पकड़ोगे इसको, तब आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दिया होगा, जो कि लास्ट ईयर मान लेते हैं 5 लाख था और इस साल हो गया 3 लाख। जैसे पिछले साल थे शेयर्स की फिगर 10 लाख, इस साल 12 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 5 लाख था पिछले साल और इस साल 3 लाख। तो दोनों में 2-2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। 2 लाख से शेयर कैपिटल इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। इट मीन सिक्योरिटीज प्रीमियम का 2 लाख का बैलेंस हमने यूज किया बोनस शेयर्स अलॉट करने में। यहां पर हमारे पास इनफ्लो नहीं आया, शेयर कैपिटल इंक्रीज तो हुई है, हमने अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया है, ठीक है, इनफ्लो नहीं हो रहा, तो वहां पर आप इशू ऑफ शेयर्स का इनफ्लो नहीं दिखाओगे। दूसरा डिवेंचर्स का पॉइंट आ जाता है कि हमने डिवेंचर्स इशू किए, लेकिन कौन सी डेट पर इशू किए नहीं मेंशन, ताकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। उससे क्या हुआ, आपको उस टाइम पर क्या करना है, आपको एक अजम्पशन लेनी है और नोट लिखना है एंड में। अगर आपके पास आ रहा है डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किया, तो आप ये मान के चलना, आप मोस्ट ऑफ द केसेस यही एजम्पशन लेके चलना कि हमने एंड ऑफ द ईयर डिबेंचर्स को इशू किया, ताकि आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो प्रीवियस ईयर के फिगर पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो। अगर बात आ जाती है कि हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया ड्यूरिंग द ईयर, रिडीम किया, तो क्या लोगे, अगर एजम्पशन लेनी, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि हमने डिबेंचर्स कब इशू किए या रिडीम किए, तब तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इशू के केस में एंड ऑफ द ईयर लो, और रिडेम्पशन के केस में बिगिनिंग ऑफ द ईयर लो, कि हमने शुरुआत में ही डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। तो जो करंट ईयर का बैलेंस आ रहा है उसी पर ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, मेहनत कम लगेगी, राइट। ये हो गया फंड्स का इनफ्लो। इसके बाद हमने आउटफ्लो कैसे किया होगा, आउटफ्लो कैसे किया होगा, जो आपने जहां से फंड्स अरेंज किए उसके लिए आपने पेमेंट भी की होगी। अगर आपने शेयर अलॉट किए तो उसके लिए आपने डिविडेंड दिया है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको यहाँ पर माइनस करना है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही यहाँ पर माइनस करोगे। डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट दिया या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट दिया वो माइनस होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, अब जब आपने किसी से लोन लिया है तो उसका पेमेंट भी करोगे, वापस भी करोगे, तो वो भी आपका आउटफ्लो में कवर होगा। डिबेंचर्स को रिडीम करना यहाँ पर कवर होगा। डिबेंचर्स पर जो प्रीमियम आप दे रहे हो वो भी यहाँ पर कवर होगा, कि हमने डिबेंचर्स 100 रुपए की जगह कितना दिया, 105 रुपए के हिसाब से दिए, तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो प्रीमियम और रिडेम्पशन, वो भी आपको यहाँ पर शो करना है कि पेमेंट हो रही है, ठीक है। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम किया, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर भी जो खर्चा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ रहा है वो भी आपको यहाँ पर शो करना होगा।
तो ये तीनों एक्टिविटीज का आपने प्लस माइनस निकाल लिया, ठीक है। यहां पर एंड में आ गया आपके पास, अगर पॉजिटिव है तो इनफ्लो है और नेगेटिव है तो यूज्ड है। तीनों एक्टिविटीज को करने के बाद जो भी तीनों एक्टिविटीज के जो आपके पास रिजल्ट आए, यूज्ड है, फ्लो है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उन तीनों का आप प्लस माइनस करोगे और नेट अमाउंट निकालोगे कि ऑपरेटिंग में मान लो 2 लाख आया पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग में मान लेते हैं 1 लाख आया नेगेटिव, तो कितना बचा? 1 लाख बचा। इसी तरह से फाइनेंस में आ गया पॉजिटिव 50,000, तो नेट अमाउंट क्या आई? 1,50,000। तो वो जो नेट है अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज दिखाओगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अगर नेगेटिव है तो इट मींस नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंक्रीज का मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने एक्टिविटीज की उससे हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, और डिक्रीज का मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी एक्टिविटीज की उससे कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद इसमें आप ओपनिंग बैलेंस को ऐड करोगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट एसेट्स, वो सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जितनी भी आपकी दी हुई है वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो उन सभी का टोटल लोगे और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखोगे। तो जब इन दोनों का ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, वो आपका मैच करना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। अगर मैच कर रहा है, जो बैलेंस शीट में आपका करंट ईयर का दिया है मैच कर रहा है, इट मींस आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट किया है। अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी है, कुछ ना कुछ मिस कर दिया है। तो ये वही क्वेश्चन है जिससे आप अपने एग्जाम में बैठे बैठे खुश हो सकते हो कि हाँ मेरे मार्क्स पक्के हैं, फुल है, या कहीं मैंने गड़बड़ कर दी। तो उस चीज को आप वहां पर चेक भी कर सकते हो कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है, किस पॉइंट पर आपको कौन सी चीज मिलेगी, सब कुछ समझ में आ गया है। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल है रिवीजन में और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।